नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार आम इंतखाबात है। 5 बरस में एक बार होने वाले इस त्यौहार का इंतजार वोटरों को होता है। जमहूरियत के जश्न की आमद है। सियासी जमातें चुनाव मूड में हैं। लीडरों के जलसे, जुलूस और रैलियों से इलेक्शन का माहौल बन रहा है। सियासी जमातें वोटरों को राम करने के लिए वादे और दावे कर रही हैं। वोटर इनकी बोलियों को तौल रहे हैं। हर बात का तनकीदी जायजा लिया जा रहा है। यूं कहें कि सियासी पार्टियों का तर्ज अमल स्कैनर पर है। मुल्क भर में इलेक्शन का मंजरनामा कैसा बन रहा है, इनके अवामिल और मुहर्रिकात क्या है, जमीनी हकायक क्या है, सियासी पार्टियों के दाखिली, खारजी और इलेक्शनी मजबूरियां क्या हैं, अवाम के तवक्कुआत क्या है। इलेक्शन से कबल इलेक्शन के मुहर्रिकात पर मबनी न्यूज़ 18 उर्दू आपके लिए लेकर आया है हफ्तेवारी खुसूसी प्रोग्राम इलेक्शन वॉच। कर्नाटक में कांग्रेस के सभी मुस्लिम लीडर एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। मकसद था लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर पार्टी आला कमान पर दबाव डालना। मीटिंग में एक आवाज में रियासत के मुस्लिम लीडरों ने कहा कि पार्टी मुसलमानों को हल्के तौर पर न ले। पिछले इंतखाबात में मुसलमानों ने एक होकर कांग्रेस पार्टी की तायीद की थी। कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों को हर सतह पर मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। रियासत के 28 पार्लिमानी हलकों में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का मुतालबा किया गया। इजलास में कई लीडरों ने नाराजगी भी जाहिर की। खास तौर पर बोर्ड और कॉरपोरेशन में अक़लियतों को नजरअंदाज करने, पार्टी की कमेटियों में मुनासिब नुमाइंदगी न देने की शिकायत की गई। इस नाराजगी के बावजूद तमाम लीडरों ने इत्तफाक राय से आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को भरपूर तायद करने, कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का फैसला लिया। पार्टी के अंदर भी जो है कुछ लोगों के जो है जनीन मसाइल है, वो पार्टी स्टेट लीडरशिप हाईकमांड के सामने उन मसाइल को रखकर जो है उसका हल वहां से हासिल करने की कोशिश करेंगे। और जो इस बार के बजट में जो क्योंकि सिद्धरामैया की पिछली सरकार थी, इस बार कुमार स्वामी जी हैं, कंटिन्यूटी के साथ साथ जो है इसमें इजाफा होना चाहिए क्योंकि 2-2.25 लाख करोड़ का बजट है, तो उसमें जो है मैक्सिमम अमाउंट जो है इस बजट में अक़लियत के वास्ते रखना बोल के जो है चीफ मिनिस्टर के पास जो है प्रपोजल सबमिट करेंगे। हम सब ने मिलकर ये मीटिंग बुलाई ताकि तमाम लीडरान जो हैं सारे स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर तालुक से, हर एक की शिकायत थी कि हमें कोई सुन नहीं रहा है। और जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के बारे में, बजट के बारे में, हर चीज़ जो माइनॉरिटीज़ को आस्था रखता है उस पर डिस्कशन हुआ, डिलिब्रेशन हुआ। हमारे स्टेट के सारे लीडर आ गए थे एक्सेप्ट जो 2 मिनिस्टर्स जिन्होंने कहा था कि मैंगलोर में खादर साहब नहीं है और बीदर में भी जो वो आ नहीं सके, लेकिन बाकी सारे लीडर्स आए थे यहाँ। आम चुनाव की आहटों और दस्तकों ने रियासत उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को एक बार फिर तब्दील कर दिया है। सभी पार्टियों के अपने दावे, अपने आदादोशुमार हैं। बनाम सियासत बड़े वोट बैंक यानी मुस्लिम और दलित तबके की तरफ अरबाब सियासत की निगाहें मरकूज होने लगी हैं। छोटी छोटी सियासी जमातें और तंजीमें भी अपना एहसास कराने की कोशिशों में लगी हैं। कहा जा सकता है कि सियासत की गर्मी ने यूपी में सर्दी के एहसास को कम कर दिया है। आइए रुख करते हैं लखनऊ का और देखते हैं तारिक कमर की खास रिपोर्ट। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी के सियासी पंडित अमित शाह ने दावा किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश से 74 सीटें लेकर आएंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ के मुताबिक पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगी और बड़े फासले के साथ जीत दर्ज कराएंगे। अखिलेश और मायावती के इत्तेहाद का दावा है कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा। बरसरे इक़्तिदार जमात अपनी शिनाख्त नहीं बचा पाएगी। कांग्रेस की अगर हम माने तो प्रियंका के आने से जैसे खोया हुआ वकार और इक़्तिदार ही वापस आ जाएगा। जितने मुंह उतनी बातें। इलेक्शन राम मंदिर और मस्जिद पर लड़ा जाएगा या फिर तरक्की और विकास के मौजू पर या नोटबंदी पर या फिर मुसलमानों पर जबर तशद्दुद, बेरोजगारी और बढ़ते जराइम पर।
अगर कोई इख्तिदार में आ गया या ज़्यादा सीटें ला गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा जो है उसको हक पहुंच गया कि वो दूसरे तबके को दबाए, अक़लियत पर जुल्म करे, अक़लियत को टारगेट करे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि लोगों में नफ़रतें बढ़ेंगी, मुल्क बटेगा और मुल्क के अंदर जो इस सूरत के फसादात सामने आएंगे कि जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो हमारी तहजीब के भी खिलाफ हैं, अखलाकियात के भी खिलाफ हैं, खुद हमारे मुल्क के लिए खिलाफ होते हैं। और इस देश में जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी हारी है। 3 बड़े बड़े राज्य भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो ये कहीं ना कहीं जो है लोगों का मूड दिखाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। तो एक तो वादे पूरे नहीं हुए, फिर निराशा है, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। तो अगर इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो यही देखेंगे कि आप दिल्ली में नई सरकार आएगी, नया प्रधानमंत्री आएगा। अगर सियासी मुबस्सिरीन की बात माने तो कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं जो आने वाले इलेक्शन को बड़े पैमाने पर मुतासिर करेंगे, जिनमें सबसे अहम है गन्ना किसानों के कर्ज माफ न होने से पेश आने वाले खुदकुशी के वाकयात, नोटबंदी की बुनियाद पर बढ़ी बेरोजगारी, सिर्फ 1 साल में 1 लाख से ज्यादा नौजवानों का बेरोजगार होना, नए रोजगार के मुनासिब मौके न मिलने की वजह से तालीम याफ्ता बेरोजगारों की बढ़ती तादाद, मॉब लिंचिंग के नाम पर एक मखसूस तबके के लोगों पर जुल्म तशद्दुद का बर्पा होना, ख्वातीन पर मुसलसल बढ़ते जराइम और आइन व कानून की अबतर सूरत हाल, दहशतगर्दी के नाम पर बेगुनाहों की गिरफ्तारी, दस्तकारी और छोटी सनतों की बदहाली और बढ़ती महंगाई कुछ ऐसे सुलगते इशू हैं जो इस बार इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। सियासी पंडित मानते हैं कि मौजूदा हुकूमत अपनी नाकामी पर मंदिर व मस्जिद का पर्दा डालकर मजहबी बुनियादों पर इलेक्शन लड़ना चाहती है, लेकिन ये ऐसे मौज़ूआत हैं जिनको न फरामोश किया जा सकता है और न ही इन जख्मों का इलाज मुमकिन हो सकता है। और बहुत ही बेदारी की ज़रूरत है, बहुत सोच समझ के हमारे मुसलमान फैसला करें, वरना नुकसान ही नुकसान और कुछ नहीं है। और ज़्यादातर देखिए कितना हालात है, कितना ख़राब जा रहे हैं मुसलमानों के लिए, कितना बेकार हालात हैं। और बस जहाँ इलेक्शन आता है हर पार्टियाँ बस वोट बैंक समझ के मुसलमानों के पीछे भागने लगती है। आप किसी ज़ाती ताल्लुकात, किसी ज़ाती तसव्वुर से मुतासिर होके अगर अपना वोट ज़ाया करेंगे तो ज़ाहिर नतीजा यही होगा कि जालिम जो हुक्मरान है वही रह जाएगा। लेकिन अगर आप अपने सियासी शऊर से की बुनियाद पर और ये देखते हुए कि आप जो गैर मुस्लिम बड़ी तादाद में यूपी में कम से कम शेड्यूल कास्ट, ओबीसीज वगैरह जो जिधर बड़ी तादाद में वोट कर रहे हैं, अगर उनके साथ आप अपनी ताकत को मिलाएंगे तो शायद आपको इन जालिमों से छुटकारा मिल सके। तो अब ये तो अभी और वक्त आगे हो जाए, इलेक्शन अनाउंस हो जाए और फिर कैंडिडेट्स भी अनाउंस हो जाए तो उसके बाद ही ये राय कायम की जा सकती है। बात अगर अक़लियत के हवाले से की जाए तो बीजेपी के अलावा सभी सियासी जमातें और तंजीमें मानती हैं कि सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों और दलितों पर हुआ है, और अगर इन तबकों ने अपने सियासी शऊर और बेदारी का मुजाहरा किया तो बरसर इक़्तिदार जमात के लिए बड़ी दुश्वारी पैदा हो सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर पूरे मुल्क में तैयारियां जारी हैं। सियासी पार्टियों ने वोटर्स को रिझाने के लिए जहां अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है, वहीं मुस्लिम समाज पार्लियामेंट में अपनी नुमाइंदगी को लेकर फिक्रमंद है। 2004 से अब तक मध्य प्रदेश ही क्या पूरे वस्त हिंद से किसी सियासी पार्टी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा। पेश है भोपाल से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम की ये खास रिपोर्ट। 2019 में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात बहुत अहम है। सियासी पार्टियों के साथ साथ इस मुल्क में रहने वाले सभी समाज के लोग पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदे ज्यादा से ज्यादा भेजने के लिए कोशा है। गुज़िश्ता 4 पार्लिमानी इंतखाबात के आदाद-ओ-शुमार पर नजर डालें तो हमें मुस्लिम नुमाइंदगी को लेकर मायूसी देखने को मिलती है। 1999 की पार्लियामेंट में पूरे मुल्क से 32 मुस्लिम नुमाइंदे पार्लियामेंट पहुंचे थे। इसी तरह 2004 में मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद में एक मामूली सा इजाफा हुआ। 2004 में 35 मुस्लिम नुमाइंदों ने कामयाबी हासिल की और पार्लियामेंट पहुंचे। 2009 की पार्लियामेंट में मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद में कमी आई और जब 2014 के पार्लियामानी इंतखाबात हुए तो इसमें न सिर्फ सियासी पार्टियों ने मुस्लिम नुमाइंदों को कम तादाद में टिकट दिया, बल्कि मुस्लिम नुमाइंदों के पार्लियामेंट में तादाद घटकर 23 रह गई। मुस्लिम दानिश्वर,
इसके लिए सियासी पार्टियों की सोच को जिम्मेदार ठहराते हैं। अपनी बात को सिर्फ मध्य प्रदेश तक महदूद रखूंगा। मध्य प्रदेश में एक वक्त था कि यहाँ मुस्लिम समाज के अच्छे नुमाइंदे असेंबली में भेजे गए, लेकिन अफसोस है पिछले 20-25 साल से खासतौर से भाजपा का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन कांग्रेस ने भी मुस्लिम नुमाइंदगी को नज़रअंदाज किया है। अब रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। इससे सीधा सीधा लगता है कि पार्शियलिटी हो रही है, मुसलमानों को किसी न किसी तरह पीछे रखा जा रहा है, जबकि अगर टिकट दिए जाएं तो उससे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा। और आप देखें, ये कहना कि साहब लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप तो बहुत लीडर्स हैं, लेकिन अफसोस ये है कि यूनाइटेड नहीं है। असेंबली हो या पार्लियामेंट, मध्य प्रदेश में मुस्लिम नुमाइंदगी में 1980 के बाद से सवाल जारी है। मध्य प्रदेश असेंबली में 1980 में जहां 14 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे, अब वहीं एमपी असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद सिमटकर 2 तक पहुंच गई है। वहीं पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की बात की जाए तो मौजूदा में मध्य प्रदेश से एक भी मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ का भी यही हाल है। छत्तीसगढ़ की 11 पार्लियामानी सीटें और मध्य प्रदेश की 29 पार्लियामानी सीटों से गुज़िश्ता पार्लियामानी इंतखाबात में किसी भी सियासी पार्टी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा था। गुज़िश्ता पार्लियामानी इंतखाबात के नताइज को देखते हुए मुस्लिम तंजीमों ने अभी से सियासी पार्टियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। तो नुमाइंदगी तो किसी तरह है ही नहीं। कांग्रेस के ही जमाने में एक जमाना ऐसा आया कि एक भी असेंबली में मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट नहीं था, और ये वो पार्टी है जो कहती है कि हम सेकुलर हैं, और सेकुलर पार्टी किसी ऐसे इलाके से किसी अक़लियत के नुमाइंदे को जिता नहीं पाई है जहाँ पर अक़लियत वाकई अक़लियत हो और अक्सरियत अक्सरियत हो। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में पिछले चुनाव में भी कोई मुस्लिम को पूरे मध्य प्रदेश से टिकट नहीं दिया गया था, और इस बार की कहानी भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि उसको मुस्लिम को किसी को आगे करेंगे। लगातार जो ये पीछे किया जा रहा है, तो जाहिर है कि सदन तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का जो माध्यम एक हो सकता है, वो माध्यम खत्म हो रहा है। अगर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी तो हमारी बात कैसे पहुंचेगी, हमारे लिए योजनाओं पर काम कैसे होगा, हमारे लिए बात कौन करेगा। मुसलमान आगे बढ़े। आप बात करते हैं मुसलमानों से कि मुसलमान 90% वोट करे और आपकी पार्टी को सपोर्ट करे और वोट कर आप वोट हासिल करें और सत्ता में आए और सरकार बनाएं, मगर आप उसी कम्युनिटी के लोगों को क्यों उसकी लीडरशिप को आप बिल्डअप नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि नौजवानों और युवाओं के लिए रोजगार की कमी है, और चुनाव नज़दीक आते हैं तो कहीं बजट के नाम पे, कहीं घोषणाओं के नाम पे झुंझुना दे दिया जाता है कि हम आपके लिए ये करने वाले हैं, ये करेंगे। असल में सब है कि झुंझुना ही रह जाता है। दिलचस्प बात यह है कि सियासी पार्टियां मुसलमानों से वोट तो चाहती हैं, लेकिन नुमाइंदगी के नाम पर खामोश हो जाती हैं। मौजूदा में दिल्ली से नागपुर तक का इलाका जो 1500 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, इतने बड़े हल्के से एक भी मुस्लिम नुमाइंदा पार्लियामेंट में नहीं है। हालांकि इस 1500 किलोमीटर में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और रियासत महाराष्ट्र की सरजमीन आती है। हम मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं करते, मुस्लिम को केवल इसलिए टिकट दें क्योंकि वो मुस्लिम है। ऐसा ना भाजपा ने किया है, ना भाजपा करने वाली है। तो कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन तमाम उसके दूसरे पक्ष हैं। जनता चाहती है, अगर अपेक्षा आकांक्षा किसी की जीतने योग्य उम्मीदवार के बतौर होगी, कार्यकर्ताओं की भावना होगी, तो उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन हम मजहब के आधार पर केवल इसीलिए दें कि वो मुस्लिम है या कोई सिख है या कोई दूसरे पारसी है, तो वो हम नहीं करने वाले। सशक्तिकरण सबका, और केवल रिप्रेजेंटेशन देकर नहीं, विकास करने के सरकार के माध्यम से क्या लाभ पहुंचा, सवाल उस पर होना चाहिए। ये सिर्फ बातें करते हैं और बातों के अलावा कोई चीज इनके पास नहीं है। गुमराह करने का इनका काम है जो वो कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ कहते हैं हम करके दिखाएंगे, और पहले भी हमने करके दिखाया है और अभी भी करके दिखाएंगे। और जो हमारे कम्युनिटी के माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको भरपूर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी की ओर से। गुज़िश्ता साल हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व पर रहते हुए कामयाबी हासिल की थी, और अब भी कांग्रेस उसी राह पर गामजन है, जबकि बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की बैसाखी पर सवार होकर अपनी मंजिल हासिल करना चाहती है।
ऐसे में मुस्लिम तंजीमों ने अपनी नुमाइंदगी को लेकर हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है। मुस्लिम तंजीमों की ये हिकमत अमली नुमाइंदगी हासिल करने में कितनी कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भोपाल से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी की लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां जंगी पैमाने पर जारी हैं। रियासत में इख्तिदार गंवाने के बाद बीजेपी लोकसभा की तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। यही वजह है कि अब मीटिंगों में मंसूबाबंदी शुरू हो चुकी है। रियासत में इख्तिदार गंवाने के बाद बीजेपी अलर्ट। रियासती बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए शुरू की तैयारियां। कई मामलों पर कांग्रेस को घेरने का मंसूबा। अभी से मीटिंगों का दौर शुरू। राजस्थान में इख्तिदार गंवाने के बाद बीजेपी लोकसभा इंतखाबात में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। यही वजह है कि अभी से मीटिंगों का दौर चल पड़ा है। बीजेपी कांग्रेस हुकूमत को कई मामलों में घेरने का मंसूबा बना रही है, जिसमें सबसे अहम है अवामी मफाद और किसानों के मसाइल। कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को उजागर करना, हर मसले पर गहलोत हुकूमत को निशाना बनाना शामिल है। अब बीजेपी के सामने सबसे अहम चैलेंज अपने वोट बैंक को अपनी तरफ वापस लाने का है। इसलिए बीजेपी इलाकाई सतह पर अपना असर और रसूख रखने वाली पार्टी के कारकुनों को जिम्मेदारी सुपुर्द कर रही है। रियासती बीजेपी ने पार्टी को मजबूत करने पर दिया जोर। लोकसभा इंतखाबात में 25 सीटें जीतने पर जोर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों पर रियासती हुकूमत पर हमला। ईबीसी रिजर्वेशन बिल के निफाज का मुतालबा। रियासती हुकूमत की इन कोशिशों को मरकजी क़यादत का पूरा ताआवुन मिल रहा है। राजस्थान में लोकसभा इंतखाबात के इंचार्ज व मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में गहलोत हुकूमत पर जमकर हमला बोला। इस तरह से राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री स्वाइन फ्लू के 60 मौतों के बाद भी कहते हैं कि ऐसी मौतें तो पहली बार नहीं हुई है, ऐसी तो होती रहती है। ये जो है इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इनका इस्तीफा ले ले, क्योंकि इन्होंने अपने जिम्मेवारी से जो शपथ ग्रहण की है उसकी मुखालफत की है और इसलिए पूरा कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। ऐसे में हमें और किसान को कितना धोखा, किसान को राजस्थान सरकार ने ऐसा धोखा दिया जो जन्म में किसी ने नहीं दिया कि कर्ज माफी की घोषणा। तेजाब का गाना याद होगा, माधुरी का डांस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा ही गिना राहुल जी ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें दिन हो गया माफ। हाँ, माफ हो गया कर्जा, ना अमाउंट बताई ना किसान बताया। अब कह रही डिफॉल्टर को, अरे वसुंधरा जी ने पहले ही 50,000 तक का कर्जा माफ कर दिया 25 लाख किसानों का। इस बैठक में हम सब लोगों से अपेक्षा है कि आने वाला लोकसभा का चुनाव हमारी एक अग्नि परीक्षा है। इसमें आपने पहले पार्टी के लिए बहुत समय दिया है, उसी का परिणाम है कि आज केंद्र में बहुमत वाली सरकार हमारी है। पहले से अधिक सीटें तो गणपात में उतनी ही है 25, इसलिए 25 सीटें जीतना हमारे लिए आवश्यक है। और जो सारा विधानसभा के चुनाव में जानकारी आई, हम सबको पता है कि केवल 1,46,000 वोट कांग्रेस के ज्यादा हैं केवल। राजस्थान में इख्तिदार से बेदखली के बाद बीजेपी के लिए यही कहा जा सकता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है। असल में भाजपा लोकसभा चुनाव में पूरी 25 सीटें जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको 2 मोर्चों पर भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पहला मोर्चा संगठन को मजबूत करना और जो वोट बैंक किसका है उसको अपनी ओर वापस लाना। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में अब सरकार बदल चुकी है तो कांग्रेस सरकार के सामने भी मुश्किलें खड़े करना है।
लिहाजा अब बीजेपी इन 2 मोर्चों को तैयार करके अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। बिहार के गोपालगंज पार्लिमानी सीट कभी हाई प्रोफाइल हुआ करती थी, लेकिन अब ये सीट SC/ST के लिए रिजर्व कर दी गई है। गोपालगंज बिहार को 3 वज़ीर आला देने वाला वाहिद जिला है, लेकिन यहां के अवाम आज भी तरक्की की सुस्त रफ्तारी को लेकर तशवीश में मुब्तला है। गोपालगंज 2 अक्टूबर 1973 को सीवान जिले से अलग होकर नया जिला बना था। तब ये सारण का हिस्सा हुआ करता था। इस जिले की जितनी तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी है। गोपालगंज को साबिक में गन्ना, गंडक और गोंडा के नाम से जाना जाता था। यहाँ इक्तिसादी तरक्की का दौर था तो जराइम का बोलबाला भी था। गोपालगंज के अहम मसाइल सैलाब, बेरोजगारी और गन्ना किसानों की खेती से बेजारगी है। यहाँ के शक्कर के कारखाने लगातार बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से गन्ना किसानों की खेती से बेजारगी हो रही है। जबकि नौजवान खलीजी मुमालिक में जाकर बैरूनी सरमाया यहाँ लेकर आते थे, अब वो भी कम हो गया है। यहाँ बेरोजगारी की शरह में लगातार इजाफा हो रहा है। हम लोग गन्ना की खेती करते थे, यहाँ पर बहुत गन्ना खेती करते थे, खेती होता नहीं है। हम लोग परेशान है इससे। कोई नीतीश कुमार आए थे तो बोले थे जी यहाँ जिताइए, हमको वोट दीजिए, तो बोले केंद्र सरकार में हमारा सरकार बनेगी तो हम गन्ना मिल चालू करेंगे। केंद्र सरकार में बन गया, कभी चालू नहीं हुआ। लोग आप तो बेरोजगारी हम लोग बैठे हैं, इधर उधर आदमी घूम रहा है, अपना 2-4 पैसा कमा रहे हैं घूम करके। तो पहले कितनी खुशहाली थी जब चीनी मिल चल रहा था? तो बहुत खुशहाली थी। जो हमने लोकसभा में 0 आवर के माध्यम से बातें सरकार के समक्ष रखने का प्रयास किया, उसमें ये एक पहल सामने आई है कि जो किसान को बकाया पैसा था, मजदूर का बकाया पैसा था, तो पहल के बाद से भारत सरकार ने वो पैसा पेमेंट करा रही है। मैक्सिमम किसान और जो कर्मचारी थे उनका पैसा पेमेंट हो रहा है। जहाँ तक सवाल है मिल चालू करने का, तो टेंडर का प्रोसेस भी हुआ था। मुझे लगता है कि आने वाले दिन में जल्दी से जल्दी वो मिल भी चालू हो जाएगा। गोपालगंज लोकसभा सीट साबिक में ओपन सीट थी, लेकिन 2009 से इस सीट को SC/ST के लिए रिजर्व कर दिया गया। सीट रिजर्व होने के बाद यहाँ 2009 में JDU से पूरन मासीराम ने जीत दर्ज की थी और 2014 में बीजेपी से जनकराम पहली बार लोकसभा पहुंचे। जनकराम ने यहां रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की। जहां तक बात करें आवाम की, तो उनकी अपनी अपनी राय है। आवाम को लगता है कि मौजूदा MP अपने वादे पूरे नहीं कर सके हैं। जिले को जितनी तरक्की मिलनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक मौजूदा MP ने जिले में तरक्की को रफ्तार दी है। हमारे सांसद महोदय जो भी हैं वो आज 5 साल उनको चुनाव जीते हो गया, फिर चुनाव का समय आ रहा है, लेकिन अभी तक जो है आम जनता का विकास या जिले का विकास कुछ भी विकास नहीं किए हैं। केवल उन्होंने अपना ही विकास किया है। जनता वर्तमान में सिर्फ एक का नाम जानती है, नरेंद्र मोदी। जहाँ तक बात हुई वर्तमान सांसद महोदय की, मैंने एक चीज़ देखा, इनके आवाज़ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं। कुछ फैसला में अगर समय लगता है तो अधिकारियों का सहयोग करें। गोपालगंज की कुल आबादी तकरीबन 2001 में 21,53,000 थी, जो 2011 की मरदूमशुमारी के मुताबिक बढ़कर 25,62,000 हो गई। वहीं अब इस जिले की आबादी करीब 32 लाख है। जिले में वोटरों की तादाद 18,17,000 है, जिसमें मर्द वोटरों की तादाद करीब 9,80,000 और खवातीन वोटरों की तादाद 8,37,000 है। यहाँ 1,000 मर्द वोटर पर 924 खवातीन वोटर हैं, जबकि जिले में करीब 80,000 नए वोटर हैं। इस तरह से देखा आपने कि क्या है गोपालगंज के आम जनता की राय और आम जनता को लेकर सांसद महोदय ने कितने वादे पूरे किए, और अब देखना है कि लोकसभा चुनाव में जनता किस करवट बैठती है। मुकेश, न्यूज़ 18, गोपालगंज।
तो नाज़रीन, इलेक्शन वॉच के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।